कॉकलबर जो परिंदा है उसकी खास बात यह है कि उसमें कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ जीन्स उसकी बॉडी कलर के होते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने वो क्रोमोसोम सबसे पहले आइडेंटिफाई किया किसी और परिंदे से, कॉकलबर परिंदे से, जिसपे कलर के जीन्स मौजूद हैं, और वो क्रोमोसोम अंडे में डाल दिया। अंडे में क्यों डाला? क्योंकि अंडे में एम्ब्रियो और जाइगोट है। अब वो क्रोमोसोम जब वो परिंदा इसमें से बाहर आएगा, परिंदे का बच्चा बाहर आएगा, तो बॉडी के हर सेल में वो क्रोमोसोम मिलेगा। इससे क्या हुआ, क्रोमोसोम डालने पे अब कॉकलबर परिंदे जो ये आपको मिल रहा है, इसमें एक क्रोमोसोम आपके पास ज्यादा है। कंडीशन क्या कहला रही है? कंडीशन कहला रही है पॉलीप्लॉइड। जिस वक्त मैंने आपको ये बात समझाई है, मैंने कुछ बातों का ख्याल रखा है कि आप ये सोचें कि भाई इंसानों में अगर हम एक क्रोमोसोम बढ़ा देते तो उसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है या और मसले मसाइल हो जाते हैं। बेटा कॉकलबर के अंदर उन्होंने क्रोमोसोम बढ़ाया तो है, लेकिन उस क्रोमोसोम पे रिसर्च की है पहले कि उस पर सिर्फ और सिर्फ बॉडी कलर के जीन्स मौजूद हैं, ताकि वो बॉडी के दूसरे जो फंक्शन हैं उसको जो है वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई परिंदा आप हाथ में लें और उसके अंदर क्रोमोसोम डाल दें तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त नजर आता है जब बॉडी के हर सेल के अंदर वो क्रोमोसोम मौजूद, तो इसलिए आपको ये काम अंडे के लेवल पे करना होगा। और यही हाल आपके पास प्लांट्स के लिए भी है कि अगर आपने प्लांट्स जो है वो अपनी मर्जी की हासिल करनी है, वीट अपनी मर्जी की हासिल करनी है, तो आपने बहुत इनिशियल स्टेजेस पे, यानी कि सीडलिंग के लेवल पे आपने क्या करना है, सीडलिंग के लेवल पे आपने जो है वो इंटरवेंशन करनी है। अगर आप सीडलिंग के लेवल पे इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे। चले, एनी अदर? म्यूट आपने अपने आप को खुद कर लिया। एक और ने हैंड रेस किया हुआ है, मैं इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रिस्पॉन्स देंगी भाई आप? सर एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। बड़े अफसोस की बात है, क्यों? सर मेरी दादी की डेथ हो गई है। सर मुझे आपसे अल्लाह। एक क्वेश्चन करना था कि आपने जो परसों की क्लास में डाउन सिंड्रोम पढ़ाया था, तो हमारे नोट्स में डाउन सिंड्रोम के आगे ब्रैकेट में मंगोलिज्म लिखा हुआ है, उसके बारे में बता दें। ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए, मंगोल जो है वो एक इंसानों की नस्ल है जिसमें मिलती जुलती फीचर्स आपको मिलेंगी। किससे? जिनमें मिलती जुलती आपको फीचर्स मिलेंगी डाउन वाली। ठीक है। फ्लैट नोज मिलेगी आपको, शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद मिलेगा, छोटा कद आपको मिलेगा। तो जो डाउन सिंड्रोम के जो मरीज हैं उन चूंकि मंगोल जो है उनसे रिजेम्बलेंस रखते हैं, इसलिए हम इसको मंगोलिज्म का नाम देते हैं। लेकिन ये कहना कि भाई मंगोल जो हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद 47 है, ये किसी हद तक मुनासिब नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हुई है कि माँ डाउन है, उसके सारे बच्चे डाउन हैं। आपने एक सेंटेंस ये भी पढ़ा होगा, डाउन मदर मोस्ट लाइकली गिव राइज टू अ डाउन बेबी। तो अब जो डाउन बेबीज आएंगे उनमें 47 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन चूंकि डाउन सिंड्रोम्स वाले मरीजों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एएसडी, वीएसडी वगैरह वगैरह, कि वो जिंदा नहीं रह पाते, तो मंगोल जो हैं वो क्रोमोसोम्स के लिहाज से तो चले उनमें वो फीचर्स नहीं है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाली फीचर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आप अगर गहराई में जाएं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाली जो अलामात नजर आती हैं, अगर किसी वजह से उससे मिलती जुलती अलामात हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स या और दूसरे मसले मसाइल की वजह से डिसऑर्डर्स नजर आए, डाउन वाली चीज नजर आए, तो ये आपको करेक्टरिस्टिक मिलेगी मंगोल्स के अंदर।
इस वजह से हम उसको मंगोलिज्म का नाम भी देते हैं। आज का रिस्पॉन्स कोई दे दे। म्यूट क्या खुद ब खुद हो जाता है क्या? मेरे ख्याल से अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे सर बताओ। रिव्यू कल जी हाँ बोलो, सवाल करें। सवाल पहले करना चाहिए, सवाल पहले करें। नहीं सर, मैं सवाल नहीं कर रही, मैं बता रही थी कि कल का रिव्यू दिया आपने। कल नहीं आपने लेक्चर अटेंड किया, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ अगर आप कल का रिव्यू ले रहे हैं तो आई विल रिस्पॉन्ड फॉर दैट। ओके गुड, शाबाश। अच्छा बेटा आप मुझे बताएंगी कि ए माइटोसिस को डिफाइन करना है। शाबाश। A mitosis, right? It is an abnormal cell division which occurs without the formation of spindle fibers. ठीक है, शाबाश। दो स्टेप्स कौन से हैं इसके अंदर? Karyokinesis, cytokinesis. ठीक है, Karyokinesis के अंदर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होती है और न्यूक्लियर बडिंग होती है। हो सकती है, ठीक है, हो मे बी। सकती है, मे बी। फिर फ्रेगमेंटेशन किसे कहेंगे? When there are more than two nucleuses. ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 न्यूक्लियाई। अगर दो से ज्यादा न्यूक्लियाई मिलेंगे तो हम उसको नाम देंगे न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। न्यूक्लियर बडिंग किसे कहेंगे? When the nuclei vary in sizes. ठीक है, व्हेन न्यूक्लियाई आर अनइक्वल इन साइजेस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बडिंग। ठीक है, अगर न्यूक्लियाई के साइजेस डिफरेंट होंगे तो हम उसको न्यूक्लियर बडिंग का नाम देंगे। चलें, इसके अलावा हमने आपसे और क्या बात की है? आपसे ए माइटोसिस के बारे में बात की थी, टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात की थी। टर्नर सिंड्रोम के बारे में कुछ बातें बताना बेटा। Turner syndrome, it is a monosomy 23 ठीक है, OX and it is sex-wise female. It has short stature and it is a sterile. ठीक है, And it has low IQ. ठीक है। She has low IQ and folds around her neck and shoulders. नहीं, फोल्ड नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ, वेब नेक। एक Web neck. ये स्किन का एक फोल्ड आता है, इसे कहते हैं वेब। वेब नेक। चलें, शाबाश, ठीक है। तो अच्छा, पॉलीप्लोइडी भी कल बताया था आपको। पॉलीप्लोइडी बेटा डिफाइन करते हैं। Polyploidy, when there are more than two, when there are more than two chromosomes in the pair of homologous chromosomes of an individual. For example, Tyticum indicum and cockle bird. ठीक है, चलें, ये पॉलीप्लोइडी के बारे में आपसे बात हो गई है। ठीक है, ए माइटोसिस के बारे में बात हुई। कोई किसी ने सवाल करना है तो पूछ लो। अच्छा, एक सवाल और पूछूं बेटा आपसे, आप जवाब सही दे रही हो और तवज्जो तलब जवाब है जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। हेलो, Yes sir, yes. अच्छा आप मुझे बेटा बताओ कि माइटोसिस अगर डिफरेंस पूछने के लिए आ जाए। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल ही नहीं रहा। अच्छा ओके, सॉरी सर। मैंने सवाल किया बेटा आपसे कि माइटोसिस और मियोसिस टू में पहले आप सोच लो, मैं आपको जरूर 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, बाकी वो भी सोचने का मौका। लेकिन हैंड रेज रखना ताकि मैं तुम्हें दोबारा से
सवाल बेटा मेरा ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस 2? पूछ एक से रहा हूँ, टारगेटेड सारे हैं, बहुत तवज्जो तलब सवाल है, सोचने वाला सवाल है। मैंने अभी तक आपको माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान डिफरेंसेस पूछे थे, जो कम से कम हमने 10 डिफरेंसेस जो है वो शेयर किए थे। अभी मेरा सवाल है, माइटोसिस और मियोसिस 2 में क्या फर्क है? Sir, the difference between mitosis and meiosis 2 is that meiosis 2 में we have formation of dyads, and we do not have any formation of dyads in mitosis. However, गलत हो गया। okay. Second, we can say that there is intermeiotic phase. बात सुन लें, Yes, sir. पहला डिफरेंस आपका गलत हो गया। डायाड्स, अगर आप मेटाफेज ऑफ माइटोसिस को सोचें तो उसमें क्रोमोसोम अपने क्रोमैटिड्स में विजिबल होते हैं, तो हम उसको डायाड्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है? तो Then the number of daughter cells. हाँ, डॉटर सेल्स में बोलो क्या फर्क है? Sir, meiosis 2 में they give rise to 4 daughter cells. However, in mitosis we give rise to 2 daughter cells. ये डिफरेंस भी कैंसिल कर दिया, कोई और बताओ। Intermeiotic phase. कब होगा? From telophase 1 to meiosis 2. मैंने इसीलिए कहा सोचो, डिफरेंस आसान नहीं है, कोई और बताना चाहे बता सकता है, आपको भी सोचने का मौका दे रहा हूँ। एक और हैंड रेज हुआ है, सोचने का मौका दे रहा हूँ, अच्छी तरह से सोच लें फिर जवाब दो। Number of chromosomes, sir? हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या बताएंगे? Sir, there are 23 number of chromosomes in meiosis 2 in each daughter cell. बेटा आप 23 की फिगर तो बता ही नहीं सकती ना, वो तो इंसानों में होता है। Right. सर माइटोसिस में ये होता है कि पेरेंट सेल से में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं अपनी डॉटर सेल्स में रहते हैं। हाउएवर इन मियोसिस 2, मियोसिस 1 के बाद जो मियोसिस 2 होती है उसमें ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। डिफरेंस कैसे लिखूंगा मुझे ये तो बताओ। माइटोसिस और मियोसिस 2 का एग्जाम में डिफरेंस आया, कैसे लिखूंगा? डिफरेंस भी ऐसे लिखना है कि गलत भी ना हो और बात भी हो जाए। अच्छे अच्छे डिफरेंसेस बताओ ना, सोचें, सबसे कह रहा हूँ सोचें बारी बारी। सर बताएं काबश। सर मुझे एक डिफरेंस आ रहा है, आई एम नॉट श्योर वो सही है या नहीं, कि माइटोसिस स्टार्ट्स विद वन डिप्लॉयड सेल while meiosis 2 starts with 2 haploid cells.
अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं माइटोसिस अकर्स इन अ डिप्लॉइड सेल एंड मियोसिस 2 एक्चुअली अकर्स इन अ हैप्लॉइड सेल, ये कहना चाह रही हैं? जी। चले, मान लिया, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। बहुत केयरफुली डिफरेंस लिखना है। दोबारा रिपीट कर दूं, माइटोसिस अकर्ड इन अ डिप्लॉइड सेल एंड मियोसिस 2 अकर्स इन अ हैप्लॉइड सेल। चले, मान लिया। इससे अच्छा डिफरेंस और भी हो सकता है, ठीक है? और बताइए जरा, दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे? सर मैं सोच रही थी, अभी मुझे एग्जैक्टली एक ही आया था। बात तो सोच लो, अच्छी बात है, आपने ट्राई तो किया ना। क्या बोलो? सर माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है और मियोसिस 2 में पेरेंट सेल हैप्लॉयड होता है। अभी हमने ये तो बताया, तो ऑलरेडी अभी बताया। Yes, sir. और नहीं सर, ये In mitosis, centrosome align themselves in a vertical position and the spindle fibers are formed in a vertical position. सर ये हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब असल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो हम देखें अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से करते हैं ना। हमने जो डायग्राम बनाई है वो आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई इसके अंदर पहला जो है वो हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल है। माइटोसिस के अंदर हॉरिजॉन्टल था, इसके अंदर वर्टिकल है। तो बेटा ये डिफरेंस नहीं बन पाए। डिफरेंस वो लिखा जाता है जहाँ पे हम क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे? बहुत, मैंने आपसे कहा डिफरेंस आसान थोड़ी है। कभी आया नहीं एग्जाम में डिफरेंस? कभी भी नहीं आया। क्योंकि जो पूछने वाला है वो खुद फंस जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जो पूछने वाला है वो खुद पूछ के फंस जाएगा। डिफरेंस आसान नहीं है। अभी तक एक डिफरेंस आया, वो भी बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है? जी फरमाइए। सूफिया को से नहीं पूछा, ओ हो गड़बड़ हो गई। जी सूफिया आप बता दी शाबाश। भूल ही गया। हाँ बेटा बोलो सूफिया। सर हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, मुझे मुझे इसके अलावा अभी तक नहीं आया जहन में। चलेगा। एक बात बताएं, अगर हम थोड़ा और डिफरेंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी से बनाए तो हम यूँ लिख सकते हैं कि माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल एंड मियोसिस 2 अकर इन जर्म सेल। तो क्या ख्याल है? हमारा पॉइंट भी हो जाएगा और डिफरेंस भी हो जाएगा। और हकीकत यही है कि माइटोसिस सोमैटिक सेल में हो रही है और मियोसिस 2 जो है वो जर्म सेल में हो रही है। दूसरा डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि प्रोफेज के अंदर, माइटोसिस के प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स की फॉर्म में नहीं मिलते, लेकिन हमें मियोसिस 2 के प्रोफेज में क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स, विजिबल क्रोमैटिड्स मिलते हैं। एग्री करते हैं मेरी बात से? जी जहरा, गर्दन हिला के बताओ, एग्री करती हो नहीं करती हो? हाँ हाँ, तो पहला डिफरेंस ये हो गया। तो तीसरा डिफरेंस क्या होगा? तीसरा डिफरेंस होगा माइटोसिस अकर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मियोसिस 2 के बारे में लिखेंगे दिस अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये गैमीट्स बनने के दौरान होती है। सही है? किसी को एतराज है तो हाथ खड़ा करें। सवाल भी मेरा था, जवाब भी मैंने दिया। जी एमन आगा। Yes, sir.
जरा डिफरेंसेस जो मैंने बताए रिवाइज तो कराते हैं। श्योर सर। सर फर्स्ट डिफरेंस जो सूफिया ने बताया दैट वाज कि हिप्लॉइड नंबर होता है, वेयर एज देयर इज अ डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिप्लॉइड नंबर में फॉर्म हो रहा होता है मियोसिस 2 में। और दूसरा डिफरेंस ये कि मियोसिस 2 इट इज फॉर formation of gametes, however mitosis it is for the reproduction and growth. हाँ उल्टा कर दिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस। ठीक है, और बताओ। और थर्ड आपने बताया सर? हाँ बिल्कुल बताया, मैंने बताया प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम इज नॉट विजिबल इन इट्स क्रोमैटिड फॉर्म। Chromatid forms, right? Meiosis 2 chromosomes are visible in its chromatid form. ठीक है, सर हम लोग ये कह सकते हैं कि meiosis 2 it is the phase of meiosis second part and however metaphase only has one part. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। आप तो कह सकते हैं कि माइटोसिस इन इंडिविजुअल सेल डिवीजन एंड meiosis 2 इज द पार्ट ऑफ meiosis, लिखा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस लिखा जा सकता है क्योंकि देखिए डिफरेंस बड़ा क्लोज है। आप बताओ डिफरेंस ये आसानी कभी आया नहीं है, लेकिन हमारे जहन में होना चाहिए कि हाँ हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, meiosis 1 और meiosis 2 में अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो 10 डिफरेंस बन जाएगी। Yes, हाँ साइनेप्सिस होती है, यहाँ साइनेप्सिस नहीं होती, वहाँ टेट्राड होता है, यहाँ टेट्राड नहीं होता, वहाँ क्रॉसिंग होने वाला लेप्टोटीन स्टेज है, यहाँ पे ये नहीं होती। सब बातें हम कर सकते हैं, लेकिन असल बात ये है कि जब आप माइटोसिस और meiosis 2 के दरमियान डिफरेंस उस वक्त जो है वो फंसने के चांसेस हमारे बड़े ब्राइट हो जाते हैं। चलें, तो हमने बेटा ए माइटोसिस के बारे में आपसे बात कर ली है। ठीक है, ए माइटोसिस के बारे में भी बात कर ली है। अच्छा एक चीज पीछे आपको बतानी थी कि बास सेल्स ऐसे होते हैं जो जीनॉट फेज में चले जाते हैं और कभी डिवाइड नहीं होते। बास सेल जो है वो जीनॉट फेज में चले जाते हैं, और जीनॉट फेज में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो माइटोसिस जिंदगी भर कभी भी नहीं करते। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो जिस फेज में चले जाते हैं उसका नाम है जीनॉट फेज। अगर कोई सेल जीनॉट फेज में चला जाए तो जीनॉट फेज में जाने के बाद वो कभी भी डिवाइड नहीं होता। आपने सेल साइकिल इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज पढ़े थे। बास सेल्स जो अभी बने हैं, जैसा कि छोटे बच्चों में ब्रेन के सेल्स नए बन के तैयार होते हैं, लेकिन आगे जाके आपके पास कुछ दिनों के बाद साल भर के अंदर कहते हैं कि वो जीनॉट फेज में चले जाती हैं जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, और जब जीनॉट फेज में चले जाती हैं तो वो उसके बाद कभी भी डिवाइड नहीं होती। तो जीनॉट फेज के बारे में सुन लीजिए। ये गैपनॉट फेज कहलाता है। Once a cell has entered into the G0 phase, it does not divide in future. ठीक है, वो फ्यूचर में डिवाइड नहीं होगा। Once a cell has entered into the G0 phase, it does not divide in future. वो फ्यूचर में डिवाइड नहीं होता, और हकीकत भी यही है। किसी के खुदा ना खास्ता ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाए वो दोबारा नहीं बन सकते, किसी के हार्ट के सेल्स दोबारा डैमेज हो जाए दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स डिवाइड भी होते हैं। किसी की हड्डी टूट जाए, हड्डी के सेल्स डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं, हड्डी दोबारा से जुड़ जाती है, हड्डी के सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। किसी का लिवर का कुछ पार्ट काट दें आप तो कुछ दिनों के बाद लिवर जो है वो दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, वजह यही है कि सेल्स जो है वो कहाँ दाखिल हो गए। सेल्स जो है वो दरअसल आपके पास
अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो जी नॉट फेज में दाखिल हो गए, और अगर जो है वो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो जी1 फेज में दाखिल हो गए। ठीक है, चलें, तो ये बात मैंने आपसे अब कर ली। ए माइटोसिस के बारे में भी, आपसे पॉलीप्लॉइडी के बारे में भी बात हो गई है। ठीक है, आपसे मियोटिक एरर्स के बारे में बात हो गई है। ठीक है, चैप्टर में मजीद आपसे बात करने जा रहा हूँ, दो तरह की सेल डेथ्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। एक कहलाती है एपोटोसिस और एक कहलाती है नेक्रोसिस। आपसे सेल डेथ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सेल डेथ की दो टाइप्स हैं। एक टाइप कहलाती है एपोटोसिस और दूसरी कहलाती है नेक्रोसिस। ठीक है, the one is termed as apoptosis and the other is termed as necrosis. इसका प्रोनाउंसिएशन गौर से सुनिए। इसे पढ़ते हैं एपोटोसिस। जो PTOSIS वाला जो पोर्शन है इस स्पेलिंग का, वो P साइलेंट है, इसीलिए पढ़ते हैं इसको एपोटोसिस। और से सुनिएगा बेटा, खिजा में पत्तों के गिरने को इंग्लिश में कहते हैं एपोटोसिस। खिजा में पत्ते क्यों गिरते हैं? खिजा में पत्तों के गिरने की हकीकत यह है कि चूंकि पौधों के पास किडनी नहीं होती, पूरे साल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पत्तों की जो डंडी होती है, एब्सिजन जोन कहलाती है, आपने फर्स्ट ईयर में नाम सुना है, वहां पे जमा होता रहता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट, और जब पत्ते गिरते हैं तो वो एब्सिजन जोन लेके गिरते हैं। इससे क्या होता है आपके पास? इससे होता यह है कि वो पूरे साल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो खिजा के मौसम में गिर जाता है। इसको हम कहते हैं एपोटोसिस। यहां पर हमारे पास सेल डेथ है, यानी कि सेल मर जाए। तो दो तरीके हैं, एक एपोटोसिस और एक नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में मैं आपको बताऊं, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ा हुआ है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ा हुआ है। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, अपने आप को ब्लड देता है कोरोनरी आर्टरी के जरिए। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो उससे क्या होता है, हार्ट के अपने सेल्स डेथ का शिकार हो जाते हैं। तो हार्ट के अपने सेल्स डेथ का शिकार हो जाते हैं तो हार्ट की जो सेल्स की डेथ होगी वो क्या कहलाएगी? हार्ट की जो सेल्स है उसकी डेथ कहलाएगी निक्रोसिस। ठीक है, हार्ट की जो सेल्स हैं उसकी जो डेथ कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होती है? एक तरह की सेल डेथ है। और कैसी सेल डेथ है? अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन अनप्रोग्राम्ड। ठीक है, ये दरअसल आपके पास अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, ये कहता है अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ, अचानक से हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई, हार्ट के सेल्स डेड हो गए। अब डिपेंड करता है कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, कि पूरे हार्ट के सेल्स डेड हो गए या हार्ट के कुछ सेल्स डेड हो गए। हार्ट के सेल्स जो है उनकी डेथ हो गई, तो इससे क्या हुआ आपके पास? ये सेल डेथ क्या कहलाती है? कहलाती है नेक्रोसिस। अच्छा, एपोटोसिस कब हो रही है? जरा गौर से सुनिएगा। एपोटोसिस कहलाती है प्रोग्राम सेल डेथ। ये अंडा, अंडे में चूजा बन रहा है। ठीक है, चूजे के पैर ये,
ठीक है, चूजे के पैर ये रहे। अब चूजे के जो पैर हैं, चूजे के जो पैर हैं, इनकी फिंगर्स के दरमियान बत्तख की तरह आपको टिश्यूज मिलेंगे, वेब मिलेगी। लेकिन आपने चूजे के पैर देखे होंगे कि वो बत्तख के पैर जैसे नहीं होते। अंडे से बाहर आने से पहले चूजे की डेवलपमेंट होती है 21 दिनों में। अंडे से बाहर आने से पहले क्या होगा, ये टिश्यूज जो है खत्म कर दिए जाते हैं, इन सेल्स को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग में शामिल है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में शामिल है कि चूजे के बाहर आने से पहले इन टिश्यूज को खत्म किया जाएगा। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, death of unwanted cells is actually done by what? Is actually done by apoptosis. जो भी आपके unwanted cells होंगे, ठीक है, उन unwanted cells को खत्म करने के लिए जो सेल डेथ हो पाएगी आपके पास, वो क्या होगी? वो आपके पास होगी एपोटोसिस। ठीक है, जो भी अनवांटेड सेल्स होंगे, उन अनवांटेड सेल्स की सेल डेथ होगी किसके जरिए? उन अनवांटेड सेल्स की सेल डेथ होगी एपोटोसिस के जरिए। तो एपोटोसिस एक बेटा प्रोग्राम सेल डेथ है। अब जितने भी चूजे बनेंगे, इन तमाम चूजों के अंदर ये बात शामिल। ये आपको एक मिसाल मैंने दी एपोटोसिस। दूसरी मिसाल, इस तरह खिजा में पत्ते गिरते हैं कि पौधे को खिजा के पत्ते जो गिरेंगे उसका फायदा ही है। बिल्कुल इसी तरह क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो चूजे की डेवलपमेंट के दौरान अनवांटेड सेल्स को खत्म किया जाएगा तो उसका फायदा ही है। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल सुने। हमारा जो स्टमक है उसके सबसे अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो ये वाले सेल्स मौजूद होते हैं। स्टमक की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वहां पे ये वाले सेल्स मौजूद होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स। अब ये जो सेल्स मौजूद हैं, ये जो सेल्स मौजूद हैं हमारे स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर पर, ये सेल्स हर 2 से 3 दिन के बाद नए बन जाते। ठीक है, ये सेल्स हर 2 से 3 दिन के बाद नए बन जाते। अब नए बनेंगे तो कैसे बनेंगे? तो पहले इनको मारा जाएगा। तो मारने का जो प्रोसेस है, सेल डेथ का जो प्रोसेस है, वो कहलाएगा आपके पास बेटा एपोटोसिस। ठीक है, वो कहलाएगा एपोटोसिस। हर 2 से 3 दिन के बाद हमारे ये स्टमक के सेल्स, इनकी फॉर्मेशन, नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मैं भी आपको सबसे पहले समराइज कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इन दोनों की डिटेल में आपको बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एपोटोसिस और नेक्रोसिस में बेसिकली फर्क है। तो क्या फर्क है? किसी को अचानक स्ट्रोक हो जाए, सेरिब्रल इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि कोई क्लॉट वगैरह जो है वो ब्रेन की किसी आर्टरी को जाके ब्लॉक कर दे। ठीक है, कोई क्लॉट वगैरह जो है अगर ब्रेन की किसी आर्टरी को जाके ब्लॉक कर दे, तो आर्टरी को ब्लॉक करने में क्या होगा? ब्रेन का वो टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, आर्टरी को ब्लॉक करने पे ब्रेन का वो जो टिश्यू होगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसकी सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो जो सेल्स की डेथ हो जाएगी हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस कब होती है? अचानक होती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं अनप्रोग्राम्ड, और एपोटोसिस को हम कह रहे हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। पौधों के प्रोग्राम में शामिल है कि खिजा में पत्ते गिराने, जिसकी प्रोग्रामिंग में शामिल है। तो इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं हम एपोटोसिस। और नेक्रोसिस में ये प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है। किसी को हार्ट अटैक होता है तो अचानक हो जाता है, किसी को सेरेब्रल इन्फेक्शन या स्ट्रोक होता है तो अचानक हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है नेक्रोसिस। अब इसकी बारी बारी हम डिटेल में बात करेंगे। एपोटोसिस का मैकेनिज्म क्या है और नेक्रोसिस का बेटा मैकेनिज्म क्या है, ये हम बारी बारी बात करेंगे।
जी मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, दुनिया। सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रही थी कि जो पॉलीप्लॉइडी जो आपने पढ़ाया था वो पॉलीप्लॉइडी और ट्राइसोमी क्या एक ही चीज़ है, खाली नाम अलग अलग है? देखिए बेटा, पॉलीप्लॉइडी जो है और ट्राइसोमी, जो ट्राइसोमी इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइड, ठीक है। ट्राइसोमी इज अ टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी। एक्चुअली पॉलीप्लॉइड इज अ टाइप ऑफ हेट्रोप्लॉइडी। अगर मैं हेट्रोप्लॉइडी को डिफाइन करूं, एनी चेंज इन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो पॉलीप्लॉइडी भी उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ट्राइसोमी को भी आप बेटा पॉलीप्लॉइडी कह सकते हैं आप, ठीक है। ट्राइसोमी को आप पॉलीप्लॉइडी का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो प्लांट्स में बेनिफिशियल पर्पस है उसके लिए आमतौर पे हम ये पॉलीप्लॉइडी के टर्म यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह वीट के अंदर है, तो वीट के अंदर मुनासिब ये है कि हम वहाँ पे जो है वो पॉलीप्लॉइडी का लफ्ज इस्तेमाल करें। फॉर प्लांट्स देन पॉलीप्लॉइडी। सही, थैंक यू। चलें पढ़कर आइए, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। जो आपने नोट करना है आप कर सकते हैं, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। यहीं से इंशाल्लाह बात करेंगे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की। स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट इन दोनों टॉपिक के लिए बड़े कमजोर होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिटेल में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे नेक्स्ट।